हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉइस के इन दोनों पार्टों पर जो भी व्यूज़ दिया आपने, वाकई में काबिल तारीफ़ है और काफ़ी लोगों ने इसे सराहा भी और कमेंट्स पढ़ के वाकई में बहुत मज़ा आ गया मुझे। और मुझे लगा कि वाकई में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को कुछ कुछ पसंद आ भी रहा है। चलिए, अच्छी बात है। मैं इस तरीके से लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहूँगा। कॉन्सेप्ट की बात लगातार आपसे करते रहूँगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है और जो बच्चे हमारे पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि प्यारे बच्चे, आप जाइए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, इसके बाद आप पार्ट 3 पे आइए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पार्ट 3 पे आएंगे ना तो आपको समझ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जाइएगा, पहले वहां देख के आइएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके साथ साथ उनका भी, ताकि भला हो सके। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बात किया था प्रेजेंट के तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की। आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के, ठीक है ना। तो पास्ट के जितने टेंस हैं, फ्यूचर के जितने टेंस हैं, आज उन सब का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट लपेट के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो वीडियो छोटा था प्यारे बच्चों, वो पूरा प्रेजेंट मैंने बता दिया था। तो आज हमें पास्ट से इसकी शुरुआत करनी थी। तो आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहां देखिए जो नाम मैंने लिखा, पहले इसको हम समझा देते हैं। देखिए, पास्ट जो होता है प्यारे बच्चों, ये पास्ट हमारा होता है टाइम, और पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हमेशा क्रिया की कौन सी अवस्था आती है? दूसरी अवस्था आती है। समझ गए आप ना। इंडेफिनिट एक प्रकार का एक्शन होता है, टाइम और एक्शन मिलकर के क्या बना देते हैं? टेंस। तो आइए पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि ही bought some new gifts। he bought some new gifts। ठीक, उसने कुछ नए उपहार खरीदे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म पहचानिए आप। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो वाट है, ये बाट शब्द हमारा वर्ब है। समझ गए? इस बाट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर, इस बाट वर्ब का सब्जेक्ट तो हमारा ही है। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द न्यू गिफ्ट्स। समझ गए? तो हमने आपको पहले से ही बता रखा कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आकर के लिख देते हैं। तो चलो, पैसिव वॉइस का एक नया सब्जेक्ट बन के तैयार है, जो कि एक्टिव वॉइस का हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए आप? ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो हमारा मेन वर्ब है। समझ गए? और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो बाट का थर्ड फॉर्म तो बाट ही होना है, बाई बाट बाट ही होता है। समझ गए? और फिर इस वर्ब के तुरंत बाद आप क्या करते हैं? बाई प्रीपोजिशन लगा करके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। ही का क्या हो जाएगा? हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ध्यान दो, यहां किसी न किसी एक नए वर्ब की आवश्यकता। आप पहला वीडियो देखें, उसमें आपको मैंने क्लियर बता रखा है, एक नए वर्ब की आवश्यकता है। नया सब्जेक्ट मिल गया, नया ऑब्जेक्ट मिल गया, प्रीपोजिशन आ गया, क्रिया की तीसरी अवस्था, एक नया वर्ब आता है। वो कौन सा वर्ब होता है प्यारे बच्चों? वो हमारा होता है बी वर्ब। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाने के लिए क्रिया की दूसरी अवस्था चाहिए, है कि नहीं? तो बताओ, बी वर्ब की दूसरी अवस्था क्या बताए थे हम? तो आप कहेंगे सर, वाज या वर आपने बताया था। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, ये जो सम न्यू गिफ्ट्स है, क्या ये एक वचन है कि बहुवचन है? तो आप कहेंगे सर, गिफ्ट्स है यानी बहुवचन, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी वर का प्रयोग कर देंगे। तो यहां क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? वर। तो हो जाएगा सम न्यू गिफ्ट्स वर बॉट बाई हिम। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन के तैयार है। चलिए ये दूसरे वाक्य पर चलते हैं। मैंने लिखा ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ठीक, ये देखिए हमारा निगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे पता चला? आप देख रहे हैं कि नॉट आ गया, ठीक है ना। ये जो डिड है ये सहायक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया की दूसरी अवस्था होती है। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं पर भी आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला ही जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है। इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका वर्ब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्ले। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है ना। इसका सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे सर, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो हॉकी हमारा सबसे पहले चला आएगा। तो चलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? हॉकी। समझ गया आप? ठीक है ना।
अब यहाँ जो प्ले वर्ब है प्ले, तो इसकी कौन सी अवस्था आती है, हमेशा इसकी तीसरी अवस्था आती है, तो हमने प्लेड लगा दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। तो ही का सब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, वो मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे एक नए वर्ब की आवश्यकता है, ठीक है ना। यहाँ नॉट है तो नॉट प्लेड ही लग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉट प्लेड बाई हिम उसके द्वारा नहीं खेला गया, क्या नहीं खेला गया, हॉकी, ठीक है। अब इस वर्ब को इस पूरे फ्रेज से जोड़ने के लिए किसी ना किसी एक शब्द की आवश्यकता है, जो कि बी वर्ब है, हमारा नया वर्ब, इसी का ही यूज हम यहाँ करेंगे। हमें यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता है, क्योंकि वाक्य जो है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बी वर्ब वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, हॉकी एक वचन है तो क्या लगा देंगे, यहाँ वाज लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। मैंने लिखा डिड दे ईट दिस डिश, हमने इस वाक्य को लिखा, ठीक है ना। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एसआर नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य। फिर से आप कर्ता क्रियाकर्म पहचानिए और सबको उसके उचित स्थान पर लिख दीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ ईट जो है वो हमारा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, आप कहेंगे दे। इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, आप कहेंगे सर दिस डिश। वेरी गुड, चलो यहाँ तक समझ आया। जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आकर के लिखते हैं। वेरी गुड, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिस डिश लिख देंगे। चलो यहाँ दिस हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारा भाई, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट बन गया। लेकिन अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य होना चाहिए उसी प्रकार का वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में भी लिखा होना चाहिए। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव हो। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो पास्ट दिखाने के लिए देखो डिड आ गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट दिखाने के लिए हमें फिर से एक नए वर्ब की आवश्यकता है, जो कि बी वर्ब है। तो वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, एक वचन है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, वाज, समझ गए। और मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था, यहाँ हो जाएगा ईटन। और फिर लास्ट में आप बाई लगा करके क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, लेकिन बोलते ही रहो। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ आ गई ना। अब आप कहेंगे सर आप WS टाइप का भी बता दीजिए। आप बताइए बच्चों, अगर मैं यहाँ वाई लगा दूं, वाई, तो यहाँ आप वाई लगा देंगे कि नहीं, बताइए, बन गया आपका। अगर यही मैं व्हेन लगा दूं, व्हेन, तो आप भी यहाँ क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, व्हेन, काम खत्म, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपका WS टाइप भी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अगले टेंस पर चलते हैं। अगला टेंस जो है हमारा वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी आता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर क्रिया की पहली अवस्था में ING होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्रिया की पहली अवस्था में ING हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही दिखाता है। हालांकि इसके और भी यूज है, ये चीज आगे हम क्लियर करेंगे, लेकिन आप अभी तक यही जानिए कि क्रिया की पहली अवस्था में ING कॉन्टिन्यूअस ही दिखाता है। पास्ट हमारा टाइम होता है, टाइम और एक्शन मिलकर बना लेते हैं टेंस। पास्ट दिखाने के लिए हमेशा क्रिया की कौन सी अवस्था आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, इन दोनों का मर्ज जब कर देंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन के तैयार हो जाएगा। यानी नियम बहुत सही है और जो तरीका लिखा गया बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आइए पैसिव वॉइस पर चलते हैं। मैंने लिखा ही वॉज वॉचिंग, ठीक, ही वॉज वॉचिंग ए मूवी, ठीक, इस तरीके का मैंने वाक्य लिख दिया। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर वाज या वर तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। वेरी गुड, ये क्रिया की पहली अवस्था में ING हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, तो ये पास्ट, ये कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन गया वाक्य हमारा। और पैसिव वॉइस पर चलते हैं। ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ मूवी, इसका सब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना दो, क्या लिख दोगे आप कहोगे सर आ मूवी हो जाएगा। तो चलिए आ मूवी मैंने लिख दिया। वेरी गुड, अब ध्यान दो, हम क्या कहे थे, हम कहते आपको एक नया वर्ब चाहिए। वो वर्ब हमेशा मेन वर्ब के जैसा काम करता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब होते हैं भाई साहब, वो तो वही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आ मूवी ये वाज या वर्ब में से कोई एक ले ही लेता है, क्योंकि इसे मेन वर्ब चाहिए, इसी वजह से। तो वाज या वर्ब में से कोई एक लगा देंगे हम। ये एक वचन था इसलिए हमने वाज लगा दिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं।
और जो मेन वर्ब होता है प्यारे बच्चों, ठीक, एक्टिव वॉइस का, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाता है, वॉच्ड लिख देंगे आप। फिर बाई लगा करके आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जोर से बोलिए, मिलके बोलिए, बोलते ही रहिए, चुप नहीं रहने का, हिम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ क्या, नया वर्ब लगाओ यार, नया वर्ब लगाओ, कॉन्टिन्यूअस चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, अपने को कॉन्टिन्यूअस चाहिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, तो क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, उसके लिए नया वर्ब क्या बताए थे, बी। अब बताओ इसका आईएनजी फॉर्म क्या हम बताए, आप कहे थे सर बीइंग हो जाएगा, यही तो मैंने कहा था ना, आप यही बोलोगे कि सर बीइंग बताए थे, बीइंग लगा दो। चलो लगा दिया मैंने बीइंग, तुम ही बताए हो, सही ही बताए होगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बन गया आपका। देखो पैसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, एक कदम आगे की सहायक क्रिया वाला जो हमारा टेक्निक है वो फेल हो जाता है, ये आप लिख के लीजिए, यहाँ फेल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस के आगे की एक कदम सहायक क्रिया लगाओगे तो फिर वो हैड बीन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, सॉरी हैड हो जाएगा, हैड बीन तो उसके आगे की सहायक क्रिया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नहीं कर सकते आप। इसीलिए आप वो सब नियम के चक्कर में मत पड़िए, जो मैं आपको समझा रहा हूं बस आप अपने दिमाग में वही सब बातें सेट करते हुए चलिए। आइए दूसरे वाक्य पर चलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि दे वर नॉट पेंटिंग दीज पिक्चर्स, ठीक, दे वर नॉट पेंटिंग दीज पिक्चर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ वर और प्लेइंग, यहाँ पेंटिंग, यहाँ दो हमारे नए नए वर्ब आ गए। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, दीज पिक्चर्स, सब्जेक्ट कौन है भैया इसका, आप कहेंगे दे। चलो पैसिव वॉइस बनाओ, इसे आप क्या करते हैं, एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं, चलो बना दो, हो जाएगा दीज पिक्चर्स, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। अब ये पास्ट तो हम यहीं से ले लेंगे, ठीक, टाइम हम यहीं से ले लेंगे, ये बहुवचन है तो यहाँ वर ही लग जाएगा, ठीक है ना, ये नॉट है तो नॉट यहाँ लगा देंगे। अब हमें चाहिए एक नया मेन वर्ब, नया मेन वर्ब कौन आएगा, बी की पहली अवस्था में आईएनजी क्या हो जाएगा, बीइंग, क्योंकि ये पास्ट हो गया और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ना पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आप क्या करते हैं, मेन वर्ब एक्टिव वॉइस के उसका लिखते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप लिखते हैं पेंटेड, फिर लगाते हैं बाई, और बाई की बात क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जोर से बताइए तो, दे का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो चलिए आइए अगले वाक्य पर चलते हैं। मैंने जैसे लिखा प्यारे बच्चों, हमने लिखा कि वाज सी डूइंग हर वर्क, वाज सी डूइंग हर वर्क, ठीक है ना। इस तरीके का वाक्य मैंने लिखा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डू वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हर वर्क, इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सी, ठीक है ना। अब जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा हर वर्क, वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य हो उसी प्रकार का पैसिव वॉइस का भी वाक्य होना चाहिए, है कि नहीं ना। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, अगर ये एस आर नो टाइप तो ये भी एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया, ये पास्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट टाइम हम यहीं से ले लेते हैं, ये एक वचन है तो यहाँ से वाज हमारा आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेन वर्ब चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस दिखाए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, कोई बात नहीं है। फिर मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था आ जाती है, तीसरी अवस्था, तो डू की तीसरी अवस्था डन, बाई लगा करके सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगा देंगे, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना। अगर यही हम क्या लिख देते, यहाँ पे लिख देते व्हाई, तो आप भी यहाँ क्या लगा देते, व्हाई लगा देते। अगर यही हम लिख देते व्हेन, तो आप क्या करते हैं, आप भी यही इससे पहले क्या लिख देते, व्हेन लिख देते, बात खत्म, है कि नहीं ना। तो आपका बन जाता है ये WH टाइप क्वेश्चन भी। तो आइए चलिए अगले टेंस पर चलते हैं। तो अगला टेंस क्या है प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, जोर से बताइए। तो आप कहेंगे सर अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी गुड। ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए, अगर नहीं बैठा है ना, बैठ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम कंप्लीट ग्रामर सीरीज आप एक बार देखो तो सही, जो भी इसकी 30-40 क्लासेस लगातार हो रही है ना, आप अटेंड कर लो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर सॉल्व नहीं हुआ, आप देखेंगे कि यहीं से हो सकता है कि मैचिंग करते हुए कुछ आ जाए, क्योंकि आ ही जाता है, इससे बाहर उसके वो पूछता ही नहीं है ना, इसलिए हम सबको पता है। तो यहाँ जो परफेक्ट होता है प्यारे बच्चों वो समझिए, परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो गया, इसको दिखाने के लिए हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था आती है, समझ गए। पास्ट को दिखाने के लिए क्रिया की दूसरी अवस्था, इसका मतलब पैसिव वॉइस में भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का रोल चल रहा है, वेरी गुड, वही चलेगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो चलिए आइए वाक्य को हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने कहा कि सर्वेश
सर्वेश हैड टेकन आ टी, सर्वेश हैड टेकन आ टी, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ हैड, यहाँ टेकन, ठीक है। ये टेकन यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हैड सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, मैं वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ उनका, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हैड तो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल होता है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि टेकन थर्ड फॉर्म होता ही होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ थर्ड क्यों नहीं आप मांग रहे हैं? हाँ, आप यहाँ थर्ड क्यों नहीं मान रहे, आप सेकंड क्यों मान रहे हैं? तो कारण देखिए, ठीक है ना। कारण ये है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर भी थर्ड मान लिया, थर्ड तो हमेशा एक्शन को दिखाता है, ये भी एक्शन, ये भी एक्शन, टाइम कहाँ है बताओ? टेंस की परिभाषा क्या होती है? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। टेंस कहाँ है फिर? अगर दोनों जगह हमारा एक्शन एक्शन हो गया, टेंस कहाँ गया? तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब कंफर्म है कि भैया ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो ही नहीं सकता, ये होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें दिखाना चाहिए टाइम को, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। आओ चलो, इसका ऑब्जेक्ट अगर देखें प्यारे बच्चों तो आटी हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट होगा सर्वेश। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो आपको पता ही है, इसको क्या करते हैं, पहले इसको ले आके फेंक दो, आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। पास्ट टाइम हम यहीं से ले लेंगे, एक वचन है प्यारे बच्चों, एक वचन हो बहुवचन हो उसके लिए हमेशा हैड ही आता है, ठीक है ना। हैड लगा दिया आपने। अब हमें एक नया वर्ब चाहिए जो हमें पास्ट परफेक्ट दिखा सके। पास्ट मिल गया, परफेक्ट के लिए एक नया वर्ब चाहिए, क्योंकि अगर आपने फिर से यही लिख दिया सेंस गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, काया पलट हो जाएगी इसकी, जान लेना। इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। तो आप बताइए बच्चों, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जोर से बोलो, वेरी गुड, क्या होता है? बीन। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? बीन। और यहाँ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था सोचनी नहीं पड़ती है। बाई लगा के आप क्या करेंगे, यहाँ देखो ये सर्विस नाम है, ठीक है ना। और नाम कहीं पर भी हो, आगे आए पीछे आए, सब्जेक्ट के स्थान पे आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, इसके मूलभूत स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम सर्विस को बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गया ना। तो चलिए आइए अगले वाक्य पर चलते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा प्यारे बच्चों, मैंने लिखा नवनीत हैड नॉट स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। इस तरीके का मैंने वाक्य लिखा, समझिए आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे हैड आ गया, नॉट आ गया, स्पेंट आ गया। नॉट आया मतलब वाक्य निगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बन जाएगा। इसमें क्या है, तो ये पास्ट और ये परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। आओ पैसिव वॉइस बनाओ। इसका ऑब्जेक्ट ए लॉट ऑफ मनी, इसका सब्जेक्ट नवनीत, वेरी गुड। ए लॉट ऑफ मनी को सबसे पहले ले आके लिखूं, तो आप लिख देंगे ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। पास्ट दिखाने के लिए हम यहीं से ही वर्ब को चुरा लेंगे, उसमें क्या जाता है भाई, हम चुरा लेते हैं। लेकिन मुझे परफेक्ट दिखाने के लिए एक नए वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, और मैंने आपको पहले ही बताया ये शक्तिमान है, हर वक्त पैसिव वॉइस की रक्षा करने के लिए कूद पड़ता है। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे बीन, बहुत अच्छे। स्पेंड, और लेकिन समझिए, यही तो समझना है। कुछ बच्चे गलती कर देते, नॉट बाद में लगाते, लेकिन नॉट आपको इसी के बीच में लिखना है, ध्यान रखिएगा। पहले नॉट लगाएंगे आप, फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे बीन, समझ गए ना। और जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब होता है उसकी हमेशा तीसरी अवस्था आती ही आती है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। फिर आप बाई लगा के क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नाम आ जाता है तो उस नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जस का तस बना रहेगा। अगर वो नवनीत है तो नवनीत ही नाम लिख देंगे, कोई भी नाम आ जाए तो आप वही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अगले वाक्य पर लिखिए। चलिए, तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा हैड रोहन स्लैप्ड हिज ब्रदर, ठीक है ना। मैंने लिखा हैड रोहन स्लैप्ड हिज ब्रदर, यहाँ जो स्लैप्ड है ये क्रिया की तीसरी अवस्था, तो परफेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ जो हैड है ये क्रिया की दूसरी अवस्था, तो पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ये एस आर नो टाइप का फॉर्मेट है, तो आपका पैसिव वॉइस भी एस आर नो टाइप के फॉर्मेट में होगा। ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर है, सब्जेक्ट रोहन है, तो हिज ब्रदर को आप क्या करते हैं, एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपने बना दिया हिज ब्रदर, एक नया सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दो, मुझे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ टाइम दिखाने के लिए हैड आया है,
तो यहाँ हम हैड को ही उतार देंगे। लेकिन अगर मुझे एक्शन दिखाने की बात आएगी तो नया वर्ब बी आएगा, उसकी थर्ड फॉर्म बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यहाँ तक कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब की हमेशा तीसरी वर्ब अवस्था आती है, तो स्लैब्ड का स्लैब्ड ही हो जाएगा, और लास्ट में आप बाई लगा के क्या कर देंगे, रोहन का रोहन लिख देंगे, समझ गए ना। और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर प्यारे बच्चों आपने पहले लगा दिया व्हाई, तो आप यहीं क्या कर देंगे, सबसे पहले व्हाई जोड़ देंगे, व्हेन जोड़ेंगे तो व्हेन जोड़ना पड़ेगा, व्हेयर जोड़ेंगे तो व्हेयर जोड़ना पड़ेगा। तो जो भी आप जोड़ते हैं उसको आप सबसे पहले ही लिख देते हैं, वो आपका WH टाइप क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट हुआ समाप्त। चलिए शुरू करते हैं अब हम फ्यूचर की बात, ठीक है ना। चलिए फ्यूचर पर आ जाते हैं। फ्यूचर पर बात अटकी है तो फ्यूचर का आज वारा न्यारा कर देते हैं। तो सबसे पहला फ्यूचर हमारा क्या आता है भाई, फ्यूचर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर क्या आएगा भाई, टेंस आएगा, फ्यूचर आएगा, बताओ। हाँ, ये सब पगला गया है लड़का हमारा। कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आओ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर फ्यूचर, देखो भाई, यहाँ फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। ये क्या बोल दिया मास्टर, हालांकि सही बोल रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है ना। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। फ्यूचर कोई टेंस वंस नहीं है, ठीक है ना। इस बात को मैं समझाऊंगा भी आगे चल करके, बशर्ते अभी आप पैसिव वॉइस पर फोकस रखिए। देखिए फ्यूचर दिखाने के लिए हमें केवल और केवल 2 मॉडल की आवश्यकता होती है, केवल 2 मॉडल। वो कौन कौन मॉडल है भैया, आप कहेंगे सर एक विल है और दूसरा क्या है, सेल। बस फ्यूचर दिखाने के लिए हमारे पास यही 2 मॉडल मौजूद हैं, समझ गए। पूरा फ्यूचर टेंस जब भी आप दिखाएंगे तो विल और सेल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलो आओ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि दे विल बाई दीज वेजिटेबल्स, ठीक, वे इन सब्जियों को खरीदेंगे, समझ गए ना। यहाँ देखो बिल या सेल आ गया, इसका मतलब फ्यूचर की बात है, तो ये फ्यूचर बता ही रहा है, ठीक है ना। और क्रिया की पहली अवस्था मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हालांकि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, क्रिया की पहली अवस्था नहीं है, ठीक है ना। आपके दिमाग में ये मिथ बैठा दिया गया, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये बिल हमेशा मॉडल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बिल हमेशा मॉडल होता है, और मॉडल को तुरंत अपने बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है। इस बात को आप खोपड़ी में बैठा लीजिए। तो यहाँ बाई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, समझ गया आप ना। तो बिल या सेल आपने दिखाया सिर्फ फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनके तैयार है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज वेजिटेबल्स और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे। तो चलिए ये पैसिव वॉइस बनाइए, आपको पता ही है पहले क्या करते हैं, दीज वेजिटेबल्स को हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया दीज वेजिटेबल्स, ठीक है ना। अब देखिए फ्यूचर दिखाने के लिए हमेशा बिल और सेल आएगा, मैं अलग नहीं जाऊंगा, कुछ यहीं से ही लेके आऊंगा भाई, बिल ही लगाएंगे, समझ गए, बिल। इसके बाद क्या करेंगे, अब समझो, बिल मॉडल होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको अभी भी बताया। तो मॉडल को क्या चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर से मैं लिख रहा हूं इसी बात को, रिपीट कर रहा हूं, खोपड़ी में सेट कर लो भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। अब देखो एक नया वर्ब आता है, वो वर्ब क्या है, बी वर्ब। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है कि बी अपने आप में ही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब बी स्वयं अकेले ही चल के चला आएगा, ठीक है ना। ये कोई अवस्था नहीं लाएगा, क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म चाहिए भैया। तो बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, वेरी गुड। और मुक्रिया की हमेशा कौन सी अवस्था, तीसर की अवस्था। तो यहाँ बाट लगा देंगे और बाई लगा करके दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। बहुत बढ़िया, बन गया ना आपका पैसिव वॉइस। चलिए ये दूसरे वाक्य पर चलिए। जैसे मैंने लिखा कि सी विल नॉट राइट दिस लेटर, वो इस पत्र को नहीं लिखेगी, समझ गए आप, ठीक है। बिल या सेल आएगा तो फ्यूचर की बात चलेगी, समझ गए ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन के तैयार है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता, परफेक्ट आ ही नहीं सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कल्पना ही बेकार है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस वर्ब का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दिस लेटर, इसका सब्जेक्ट कौन है भैया, तो आप कहेंगे सर सी। तो चलो आओ लिखना स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, दिस लेटर लिख देंगे, वेरी गुड। अब फ्यूचर दिखाने के लिए फिर से बिल या सेल में से कोई एक आ जाएगा, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, विल। निगेटिव है तो नॉट लगाइए। आप ध्यान से देखो, ये है मॉडल, और मॉडल को क्या चाहिए, मॉडल को चाहिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास एक नया वर्ब आता है, वो है बी वर्ब। इसका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब स्वयं बी ही होता है, तो बी लगा देंगे, काम खत्म। और मुक्रिया की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो राइट रिटन हो जाएगा, राइट रोट रिटन होता है तो रिटन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर बाई लगा करके आप क्या कर देंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगा देंगे, वेरी गुड। ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार है। तो चलिए आइए चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए वाक्य हमारा, जैसे मैंने लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि बिल
ही डू हिज वर्क, डू हिज वर्क, ठीक है ना, लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ देखो बिल आ गया, मतलब ये फ्यूचर की ही बात कर रहा है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सारा टाइप क्वेश्चन का वाक्य है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, इसका सब्जेक्ट है ही। हिज वर्क को आप क्या करते हैं, सबसे पहले ही आप इसका सब्जेक्ट बना करके इसको लिख देते हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए भाई, हमें क्या करना है, हमें ये सारा टाइप बनाना है, मतलब पहले ही मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि विल है, बिल को हम पहले लिख देंगे, बिल हिज वर्क। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है, जो कि बी स्वयं है एक नया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मॉडल है, मॉडल को क्या चाहिए भैया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मैंने लिख दिया। फिर क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं डन, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, वेरी गुड। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी के पहले आप चाहे व्हाई जोड़ दो, चाहे व्हेन जोड़ दो, ठीक है, चाहे वेयर जोड़ दो, जो भी आप जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ दीजिए, आपका डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगले हम टेंस की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टेंस है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझ गए ना, ठीक है। फ्यूचर दिखाने के लिए हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों, बोलो जोर से बोलो, तो आप कहेंगे सर विल या शैल आता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। परफेक्ट दिखाने के लिए क्रिया की तीसरी अवस्था आती है, लेकिन इसमें झमेला क्या पड़ा, इसमें झमेला ये हुआ कि अगर हम विल या शैल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पहले ही मैंने आपको बताया विल या शैल मॉडल होते हैं, इनको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, फिर तत्काल हम तुरंत थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे दे सकते थे। इसीलिए प्यारे बच्चों इसके तुरंत बाद एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमने हैव जोड़ दिया, हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन लगाया गया, समझ गए ना, ठीक है ना। सॉरी, ये क्या हो गया भाई, विल हैव जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा आते रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। तो यहाँ विल हैव और शैल हैव इसकी सहायक क्रिया बन जाती है, लोग ऐसा बता देते हैं, हालांकि इसके पीछे का कारण ये है जो मैंने आपको समझाया। तो चलिए आइए वाक्य को लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये देखिए फ्यूचर दिखा रहा है, समझ गए, और यहाँ देखो प्लेड रहेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखा दिया मैंने, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, समझ गए ना। तो अब क्या करेंगे हम भैया, हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नया सब्जेक्ट दे है, उसी क्रिकेट को आप सबसे पहले लेके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर दिखाने के लिए बिल या शैल में से कोई एक आएगा, क्रिकेट के अनुसार तो बिल ही आना है, आपको पता ही है बिल शैल कब लगता है, ठीक है ना। अब देखो ये मॉडल है, मॉडल को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो इसका बेस फॉर्म है, तो इसका बेस फॉर्म आप चुरा लीजिए, अलग से मत लेके आइए, ठीक है ना। अलग से जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास बी वर्ब है, वहां से हम लेके चले आएंगे। तो देखिए फ्यूचर दिख गया, अब मुझे परफेक्ट दिखाना है। परफेक्ट दिखाने के लिए नया वर्ब बी है, और बी की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट थर्ड फॉर्म से दिखता है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, बीन है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, बीन, वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लगा दिए, बीन लगा दिए, ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है उसकी हमेशा कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था आती है, प्लेड, और बाई लगा करके क्या कर देंगे हम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगले वाक्य पर चलते हैं बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला वाक्य देखिए। जैसे मैंने लिखा कि आई शैल हैव, ठीक है ना। निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। आई शैल नॉट हैव पेंटेड माई रूम, ठीक है ना। इस तरीके का वाक्य मैंने लिख दिया, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो पैसिव वॉइस बनाओ भाई, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई रूम, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो चलो लिखो, माई रूम को आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, तो माई रूम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। फ्यूचर दिखाने के लिए हमेशा शैल, बिल में से कोई एक आएगा, तो माई रूम के अनुसार तो शैल आ नहीं सकता प्यारे बच्चों, आएगा तो बिल, ठीक है ना। फिर नॉट है, नॉट लगाइए। ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है, तो हैव ही लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हमें चाहिए एक नया वर्ब जो परफेक्ट दिखा सके, तो हमारा नया वर्ब क्या है, बी वर्ब, हमेशा वही आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा, देख रहे हैं आप, पहले दिन से मैंने आपसे जिस कॉन्सेप्ट की बात की वही कॉन्सेप्ट बार बार यूज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं आ रहा, बी वर्ब ही आ रहा है। और एक्टिव वॉइस का जो हमारा मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा यूज कर ली जाती है भाई। फिर बाई लगा करके आप क्या करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप, बात खत्म। चलो अगले वाक्य पर। जैसे मान लीजिए मैंने
मैंने लिखा कि विल दे हैव वॉश्ड देयर क्लॉथ्स, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम पहले यहाँ ढूंढेंगे वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारा ये है मेन वर्ब, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका सब्जेक्ट यहाँ दे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर क्लॉथ्स, और इसी ऑब्जेक्ट को ही नया सब्जेक्ट बना लो भाई। तो आप क्या करोगे, देयर क्लॉथ्स आप लिख देंगे यहाँ पर। वेरी गुड। लेकिन ध्यान दो, ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस भी एस आर नो टाइप क्वेश्चन में ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इसके अनुसार तो विल ही आएगा, तो विल देयर क्लॉथ्स, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम यही लिख देंगे, ठीक है ना। फिर हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो मेन वर्ब जो कि नया वर्ब है वो है बी वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो उसे हम यहाँ उपयोग कर लेते हैं, बीन आ जाएगा। और हमेशा एक्टिव वॉइस का जो थर्ड फॉर्म होता है, यानी जो भी मुख्य क्रिया होती है उसकी तीसरी अवस्था ही आती है, तो वास्ड ही आ जाएगी प्यारे बच्चों। और लास्ट में आप बाय लगा के क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं उस सब्जेक्टिव केस का। वेरी गुड। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार है। तो जितने भी टेंस का लगभग बनता है पैसिव वॉइस, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा, हो सकता है कुछ बच्चे लास्ट में पूछे भी हमसे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस तो नहीं बताएं। क्या इसका पैसिव वॉइस बनता है, क्या नहीं बनता है? चलिए मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ, क्या इसका पैसिव वॉइस संभव है? अगर संभव है तो कैसे बनेगा? क्या इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है? संभव नहीं है तो क्यों नहीं संभव है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। उस वीडियो में प्यारे बच्चों में पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं, आपके मन के इस सवाल को हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। आप यकीन मानिए मजा आ जाएगा एकदम। तो पार्ट 4 के लिए जरूर तैयार रहिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। पूरा वॉच करने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर सेंड करिए, उन्हें शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे हैं जो हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और मुझे और बेहतर तरीके से अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत भी बनती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।